मैं ये पूछना चाहता कि देश, आपके प्रदेश में मुख्यमंत्री फडणवीस है, एक स्ट्रॉन्ग फेस मुख्यमंत्री बनाए गए, स्टेट बीजेपी का उनको 100% सपोर्ट है, संघ का भी है शायद, पर क्या और क्यों केंद्र रिमोट चलाने की कोशिश में है कि ये तीन जो हैं मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों दिल्ली दौड़ते रहते हैं, किसको क्या मंत्रालय मिले? क्या फडणवीस जी डिसाइड नहीं कर सकते कि किसको क्या मंत्रालय मिल रहा है, क्योंकि उनको सरकार तो उन्हीं को चलानी है? क्या केंद्र से सरकार चलेगी? सुभाष जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, और आम जनता महाराष्ट्र की क्या सोच है इस पे? देखिए, सत्ता केंद्र से ही चलेगी ये तय है, क्योंकि ये जो सारा यहाँ पे इंजीनियरिंग किया गया है, राजनीतिक जो दांवपेच खेले गए हैं एकनाथ शिंदे को तोड़ने में और अजित पवार को तोड़ने में, ये फडणवीस ने नहीं किया है। ये काम केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इन्होंने किया है, और इसके लिए सेंट्रल जो सारी एजेंसीज है उनका सहारा लिया गया था। तो ये सेंट्रल एजेंसीज जो है वो फडणवीस के कहने पे नहीं चलती, तो वो अमित शाह इनके कहने पे ही चलती है। और इसीलिए अमित शाह इन्होंने ही ये सारा जो तोड़फोड़ जो की है महाराष्ट्र में पार्टियों की, उसमें वो महत्वपूर्ण भूमिका उन्होंने की है। और उसमें इसलिए जो भी यहाँ पर मैसेज ये गया है कि फडणवीस ये अंतिम शब्द नहीं है बीजेपी में। बीजेपी में अंतिम शब्द अमित शाह है। तो इसलिए आपने देखा होगा कि एकनाथ शिंदे, इनका फोटो भी आया था छपके कि एकनाथ शिंदे शपथ लेने के बाद बहुत ही नम्रता पूर्वक नमस्कार कर रहे हैं, और वो सामने अमित शाह बैठे हुए हैं। ये फोटो छप के आया है। तो इस फोटो से साफ जाहिर होता है कि प्रधानमंत्री के बावजूद भी वो अमित शाह को अपना जो नेता मानते हैं। तो ये हमें समझना चाहिए, और महाराष्ट्र ये भलीभांति समझते हैं। इसलिए विपक्ष यही आरोप लगा रहा है कि इससे पहले बीजेपी कांग्रेस के ऊपर आरोप करती थी कि सारे फैसले जो होते हैं वो केंद्र में होते हैं, लेकिन बीजेपी में भी यही होता है। बीजेपी में भी केंद्र में ही फैसले हो रहे हैं। दूसरा, इसमें जो अदानी साहब की जो भूमिका है उसको भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और अदानी, इनके कई सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं। अभी तो जो रोड टैक्स का चुंगी का जो ठेका है वो भी अदानी जी को मिला है, तो उसको लेकर भी आपत्ति जताई जा रही है। तो वो कल अदानी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इनको मिले, तो इसको लेकर भी आज संजय राउत जो शिवसेना के नेता है उन्होंने कहा कि पूरा महाराष्ट्र आपको बेचना है क्या? तो ये चीजें चल रही है, और इसमें ये साफ है कि पूरा जो कंट्रोल महाराष्ट्र की राजनीति आज कर रहे हैं वो प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री कर रहे हैं। फडणवीस यहाँ पर है तो उनकी बदौलत है, और उन्होंने वो दिखा भी दिया है कि फडणवीस का चयन करने के लिए जो 12 दिन का समय लगा, उससे उन्होंने एक साफ मैसेज दिया है कि फडणवीस अंतिम शब्द यहाँ पर नहीं है। फडणवीस की जगह केंद्रीय गृह मंत्री और प्रधानमंत्री ये अंतिम शब्द रहेंगे बीजेपी में, जेपी नड्डा भी नहीं रहेंगे। तो ये साफ है, और ये सब लोग जानते हैं। इसलिए हर कोई उठता है और दिल्ली जाके फिर अपने अपने तरीके से आरएसएस के नेताओं को मिल रहा है, कोई बीजेपी के नेताओं को मिल रहा है, और उनसे अपनी सिफारिश करने में जुटा हुआ है। हालांकि ये चीजें चलती नहीं है। अमित शाह का अपना एक सिस्टम है फीडबैक लेने का, और उसके तहत वो काम करते हैं, ये सबको पता है। तो ये सारी चीजें देखते हुए अमित शाह ये फैसला लेंगे अंतिमतः, ये निश्चित है। दूसरा, बीजेपी के बारे में जो आरोप लगाया जा रहा है बार बार कि वो महाराष्ट्र को पूरा अदानी को बेचना चाहती है, इस बारे में बीजेपी के खिलाफ काफी प्रतिक्रिया महाराष्ट्र में है, और इसको एड्रेस बीजेपी के शीर्ष नेताओं को करना पड़ेगा। जी, मेरा एक छोटा सा और सवाल है कि नीतीश राणे, शायद बीजेपी के विधायक हैं, उन्होंने एक बड़ा मुद्दा उठा दिया है अपने भाषण के दौरान। माफ कीजिए, नाम क्या बताया? नीतीश राणे है ना शायद? हाँ, नीतीश राणे। हाँ, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं जी। हाँ, तो उन्होंने एक मुद्दा उठाया है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप लाडली योजना, जो महिला योजना थी वहां, उसका फायदा उन्होंने कहा है कि मुस्लिम समाज सबसे ज्यादा इसका फायदा उठा रहा है और भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देता। आप
अगाड़ी को वोट देते हैं, तो फिर फायदा क्यों उठा रहे हो? इस तरह के जो नैरेटिव्स फिर से रचे जा रहे हैं महाराष्ट्र में, और इस तरह के बयान जो फिर से शुरू कर दी गई हैं, उसके संदर्भ में एक बात और आती है, क्या उद्धव जी बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे? क्योंकि हिंदुत्व का मामला है। देखिए, उद्धव ठाकरे इनके बाद ये बीजेपी में नहीं जाएंगे, लेकिन हाँ, उनके जो पार्टी है उनको तोड़ने की काफी कोशिशें चल रही है, और उसमें सबसे ज्यादा जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि बीजेपी को वहां पे 240 सीटें हैं, और अगर एनसीपी जो शरद पवार गुट है और उद्धव ठाकरे गुट है, इनके अगर विधायक तोड़े जाते हैं तो कुछ इजाफा बीजेपी को सेंट्रल के राजनीति में हो सकता है, नंबर गेम में, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के नंबर गेम में। तो वो कोशिशें चल रही है, अभी कितनी कारगर होगी ये वो अभी देखना बाकी है हमें, लेकिन ये सारी चीजें है। और दूसरा, एक मुस्लिम मुद्दे पे आपने जो बात की, तो मैं आपको बताऊं कि लाडली बहना योजना जो है, उसमें कई सारे शर्तें रखी गई थी, लेकिन एकनाथ शिंदे और बाकी एकनाथ शिंदे ने खुद ये इंश्योर किया कि कोई भी शर्त लागू न की जाए, और पैसे सबके महिलाओं के खाते में डाले जाएं। तो जो जो महिलाओं ने एप्लीकेशन किए थे, उनको सारे महिलाओं को पैसे दिए गए। और अब ये जो 10,000 करोड़ का जो हिस्सा है, वो महाराष्ट्र की सरकार की तिजोरी जो है वो सह नहीं पाएगी, ये सबको पता है। तो इसीलिए कुछ कुछ कारण अभी आगे किए जा रहे हैं कि मुस्लिमों को नहीं देना चाहिए, कह रहे हैं कि जो इन एलिजिबल जो महिलाएं हैं उनको नहीं देना चाहिए। तो सरकार जो है वो इसमें 40% महिलाओं की नाम जो है वो घटाना चाहती है, लेकिन अगर ये किया गया तो उसका खामियाजा म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव में और जिला पंचायत के चुनाव में पड़ेगा। लेकिन बीजेपी को ये पता है कि केंद्र और राज्य में उनकी सरकार बैठी हुई है, तो इसलिए जिला पंचायत में कुछ भी हो जाए उनको फर्क ज्यादा पड़ता नहीं। तो ये लाडली बहना योजना इन्होंने एक गेम चेंजर साबित किया था, तो उसको एक कैसे कटौती की जाए इसके लिए कोशिश हो रही है। दूसरा, जो बीजेपी के नीतीश राणे जैसे नेता है, वो हमेशा उनको ऐसी बातें करने के लिए बताया जाता है, उकसाया जाता है, और वो इस तरह की बातें पिछले कई सालों से करते आ रहे हैं। बेसिकली मुस्लिम जो विरोध है उसके लिए वो करते हैं, और उनके ऊपर कार्रवाई भी नहीं होती, क्योंकि उन्होंने एक बार तो साफ रूप से कहा था कि मेरे जो आका है वो देवेंद्र फडणवीस है। ये उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था, और उन्होंने पुलिस को भी धमकी दी थी, ये सरेआम दी थी, पब्लिक मीटिंग में दी थी। तो सबको पता है कि नीतीश राणे एक मुखौटा है, और उसके पीछे किसकी ताकत है ये सबको पता है। तो ये इसलिए मुस्लिम विरोध जो है वो उसकी बात की जा रही है, उसका फायदा भी बीजेपी को होता है। बटेंगे तो कटेंगे का जो मुद्दा है वो योगी आदित्यनाथ इन्होंने महाराष्ट्र में शुरू किया था, और 6 नवंबर को, और उसका फायदा उनको हुआ था। तो जाहिर है कि हिंदू में फूट डालने के लिए डिवाइड एंड रूल करने के लिए ये जरूरी होता है, क्योंकि हिंदू असल में रोजमर्रा की जिंदगी में वो जातियों में जीता है। वो कोई एक हिंदू करके जीता अपना जीवन निर्वाह नहीं करता, जातियों में लोग जीवन निर्वाह करते हैं। और अगर उनको मुस्लिमों का एक हवा खड़ा किया जाए तो वो हिंदू बन के इकट्ठा आते हैं। ये बीजेपी को पता है, और इसके लिए ये सारी चीजें की जाती है। मैंने इसीलिए नीतीश राणे की बात करी, क्योंकि नीतीश राणे वाकई में, जहां तक रिपोर्ट्स मैंने भी देखा है, पुराने उनके हिस्टोरिक रिपोर्ट्स, वो मुखौटा ही बने हुए हैं देवेंद्र फडणवीस जी के लिए। क्या इसका फायदा, या यूं कहें कि नई सरकार इस कोशिश में है, जैसा आपने भी कहा कि शायद कोशिश में है, क्या ये सफल होंगे लाडली बहन योजना में मुस्लिम महिलाओं को बाहर करने का? और उस पर अगाड़ी क्या करेगी? क्योंकि उद्धव जी के लिए तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा अगर वो खुलकर उसमें आते हैं, तो अपना प्लैंक लूज कर जाएंगे।
जी सुभाष जी। मुस्लिमों के बारे में आज की तारीख में कोई भी पार्टी जो है वो खुल के नहीं बात करना चाहती है, ये विडंबना है। लेकिन कांग्रेस को छोड़ थोड़ा बहुत कांग्रेस के नेता बात करते हैं, लेकिन उसके अलावा कोई बात नहीं करता। और जब ये इतनी करारी हार हुई विधानसभा चुनाव में, तो उसके बाद उद्धव ठाकरे की पार्टी में से एक पोस्टर जारी किया गया था, और ये पोस्टर जो है वो उद्धव ठाकरे के कभी पीए रह चुके मिलिंद नार्वेकर, इन्होंने अपने एक जो ट्विटर हैंडल है उस पे उन्होंने जारी किया था, और उसमें उन्होंने हिंदुत्व की बात कही थी। तो उसको लेकर समाजवादी पार्टी के अबू आजमी नाराज भी हुए थे, और उन्होंने कहा था कि अभी हिंदुत्व का मुद्दा आप हार गए हो, इसलिए हिंदुत्व का मुद्दा आप उठा रहे हो। लेकिन उसकी शिवसेना की मजबूरी है उद्धव ठाकरे गुट की, क्योंकि मुंबई में अगर मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन उनको जीतना है, तो मराठी वोट जो है वो तकरीबन 20 से 25% ही रह गया है। मुंबई का अगर भौगोलिक एरिया देखे तो ज्यादा जो है वो बाहर के जो लोग इनको माने जाते हैं, लेकिन बाकी लोग है, नॉर्थ इंडियन है, बाकी साउथ इंडियन है, इन लोगों के और गुजराती है, मारवाड़ी है, ये सारे लोग हैं। तो इनको बांधने के लिए मराठी का मुद्दा आगे नहीं आता। वो उनको वो ये कारगर साबित नहीं होगा। तो ऐसे में वहां पे फिर हिंदुत्व का मुद्दा वो एक सबको बांधे रखता है, और इसलिए उद्धव ठाकरे की जो आगे की अभी रणनीति होगी वो भी हिंदुत्व के मुद्दे पे ही होगी, और इसकी तैयारी भी हो चुकी है। उससे कांग्रेस थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाएगी, ये उनको पता है, लेकिन कांग्रेस वालों से उन्होंने बात की है। तो ये मिलीजुली लड़ाई है, और ये मिला जुला खेल जो है वो सब खेल रहे हैं अभी। नहीं, पर यहां एक सवाल उठता है ना, देखिए, आप अपने मुद्दे को छोड़ना नहीं चाहते, अपने प्लान जो हिंदुत्व का है शिवसेना छोड़ना नहीं चाहती, चाहे वो एकनाथ शिंदे हो या उद्धव ठाकरे हो, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। आज की तारीख में जो बांग्लादेश में हो रहा है, मैं आपको इंटरनेशनल एक लेवल पे ले जाना चाहता था। बांग्लादेश में जो हो रहा है, हिंदू टेम्पल्स, हिंदू पे अटैक, महाराष्ट्र के चुनाव में ये मुद्दा ही नहीं उठा था, पहली चीज। दूसरी बात, महाअघाड़ी, कांग्रेस की बात मैं नहीं करता, क्योंकि कांग्रेस ने अभी तक केंद्र में भी सिर्फ सोरोस की बात की है, और शायद मोहम्मद यूनुस की ही बात की है। वहां पर हो रहे, आई मे बी रॉन्ग विद अ डिस्क्लेमर, शायद किया होगा, बट जो मेरी नजर में आया है, जिस तरीके से प्रखर रूप से खुल के बांग्लादेश में हिंदुओं पे जो अत्याचार हो रहा है, ना कांग्रेस अगाड़ी में कांग्रेस इज अ मेजर पावर, शरद जी भी सामने नहीं आ रहे, उद्धव जी भी सामने नहीं आ रहे। जबकि मुझे याद है, जब से मैं पत्रकारिता में था, मैं देखता था, मैं पढ़ता था, मैंने एक बार मुझे मौका मिला था बाला साहब ठाकरे जी का इंटरव्यू करने का, और मैंने देखा था कितने मुखर थे वो, कितने तरीके से उन्होंने बातें रखी थी अपने प्लैंक हिंदुत्व की। क्या आज शिवसेना का एग्जिस्टेंस खत्म हो चुका है महाराष्ट्र में? क्या इसका इंपैक्ट भी बीएमसी पे आएगा? क्योंकि बीएमसी में तो लोकल लेवल इलेक्शंस होते हैं, लोग इंतजार करते हैं, लोग बटे हुए हैं मुद्दों पे। जी सुभाष जी। अजय जी, बांग्लादेश के हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं उसके बारे में उद्धव ठाकरे इन्होंने बयान दिए हैं, और सामना में लगातार इसके ऊपर बयानबाजी हो रही है। सामना में एडिटोरियल भी छपा जा रहा है। आज भी छपा हुआ था कि कैसे बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, लेकिन नरेंद्र मोदी उसके बारे में लोकसभा में चर्चा नहीं करना चाहते, संसद में चर्चा नहीं करना चाहते। हालांकि वहां पे जो नेता है, बीजेपी के नेता, वही संसद को डिस्टर्ब कर रहे हैं कि चर्चा न हो, इसलिए क्योंकि शिवसेना ने चर्चा की मांग करने का प्रस्ताव दिया है बांग्लादेश के हिंदुओं पे जो अत्याचार हुए उसके ऊपर। तो शिवसेना इसके ऊपर मुखर है, और कई जगह पे शिवसेना के जो शाखाएं हैं, लोकल इकाई है महाराष्ट्र में, उन्होंने आंदोलन भी अपने अपने लेवल पे उन्होंने वहां पे किया हुआ है। उनका कहना है कि बीजेपी ने प्रचार करने की कोशिश की थी महाराष्ट्र में बांग्लादेशी हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं, लेकिन वो मुद्दा कारगर नहीं बना, क्योंकि मणिपुर में जो हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है वो भी महाराष्ट्र की जनता ने देखा है। और सबसे बीजेपी जो हमेशा दावा करती है कि नरेंद्र मोदी ये विश्व वंदनीय है, विश्व गुरु है, तो ये विश्व गुरु का जो पद है वो बांग्लादेश में क्यों उपयोग में नहीं आ रहा है, ये भी सवाल है। तो महाराष्ट्र की जनता
इतनी भोली नहीं है कि पूरे जो प्रचार है उसको वो नजरअंदाज करें इस पूरे तथ्यों के सामने। तो इसलिए वो ज्यादा मुद्दा कारगर यहाँ पे साबित नहीं हो रहा है। इसलिए कई सारे जो ऐसे लोकल मुद्दे हैं जिसमें हिंदू और मुस्लिमों में बंटवारा हो सकता है और हिंदू इकट्ठा हो सकता है, ऐसे लाडली बहना जैसी योजना है कि अरे हाँ इसमें मुस्लिम महिलाओं ने ज्यादा ये लिया, हिस्सा लिया, और हालांकि मुस्लिम पॉपुलेशन 11% है महाराष्ट्र में, तो 11% में से आधी आबादी अगर मुस्लिम महिलाओं की है तो वो सिर्फ 5.5% ही होता है। तो 5.5% का कहाँ, और बाकी हिंदुओं की महिलाओं की संख्या कहाँ? तो ये बातें हैं, लेकिन प्रचार में ये बातें आगे आ जाती है। और जिस तरह से आप जानते हैं कि व्हाट्सएप में प्रचार होता है ब्रेन वॉशिंग करने का, तो उसमें ये कारगर साबित हो जाता है। ये अच्छा लगा आपसे बात करके, काफी इंपॉर्टेंट इश्यूज पे हमने डिस्कस किया है और उम्मीद करता हूं कि 14 दिसंबर को कैबिनेट एक्सपेंशन फडणवीस जी कर देंगे और शायद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के तौर पे इंडिपेंडेंटली प्रदेश के विकास के लिए काम करेंगे, ना कि केंद्र पे आश्रित रहेंगे और ना ही भारतीय जनता पार्टी के आज के तारीख के केयर टेकर प्रेसिडेंट पे आश्रित रहेंगे मंत्रालय बांटने के लिए। क्योंकि राज्य के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि मुख्यमंत्री के साथ कौन उनके मंत्रालय को चलाता है, कौन उनके साथ होता है, क्योंकि तभी राज्य तरीके से और बेहतर तरीके से चल सकेगा। ये अच्छा लगा आपसे बात करके सुभाष जी, धन्यवाद। फिर हम मिलेंगे इसी तरह के मुद्दों पे। आप देखते रहें न्यूज़ नशा। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।